हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग स्पोर्ट्स सक्सेस में। और एक बार ज़बरदस्त करंट अफेयर का सेशन लेकर के टॉप 10 सीरीज हम आ चुके हैं आपके समक्ष। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना करंट अफेयर सेशन। आ जाइए, जल्दी से जल्दी ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए और शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। जबरदस्त करंट अफेयर सेशन। तो प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कहाँ पर भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने सैन्य सिंधु सुदर्शन सिंधु सुदर्शन सिंधु सुदर्शन सैन्य अभ्यास का जो है आयोजन किया है? आपका ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी चीन। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान के रेगिस्तान में जो है भारतीय सेना ने सिंधु सुदर्शन सैन्य अभ्यास का जो है आयोजन किया है। ये देखिए, सिंधु सुदर्शन, राजस्थान। इस अभ्यास में लगभग सेना के 40,000 जवानों ने हिस्सा लिया। सिंधु सुदर्शन अभ्यास 5 दिसंबर तक चलेगा। यह अभ्यास जो है 5 दिसंबर तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य राजस्थान के अर्ध विकसित जो इलाके हैं, अर्ध विकसित इलाकों में हवाई और जमीनी लड़ाई के समय रक्षा बलों की क्षमता और योग्यता बढ़ाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान के अर्ध विकसित इलाकों में हवाई तथा जमीनी लड़ाई के समय रक्षा बलों की क्षमता तथा उनकी योग्यता को बढ़ाना है। और दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह है। और सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्या है इसमें? 40,000 जवानों ने जो है इसमें भाग लिया है और ये 5 दिसंबर तक चलेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा प्रश्न नंबर 2, भारत में मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 2014-16 में 130 से घटकर 2018-20 में कितनी हो गई है? ऑप्शन नंबर ए 97, ऑप्शन नंबर बी 96, ऑप्शन नंबर सी 99, ऑप्शन नंबर डी 100। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा? क्या आंसर होगा आपका? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 97। ऑप्शन नंबर ए 97 रैंक हो गई है। कितनी? 97 रैंक हो गई है इस समय। तो कितने यहाँ पे बताए जाते हैं? 30 नवंबर को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी रिपोर्ट में 6 अंकों का सुधार हुआ है। कितना? 6 अंकों का, यानी कि पहले कितना था ये? 103। तो 103 से गिरकर कितना हुआ है ये? 97 हुआ है। कितना हुआ है? 97 हुआ है। एमएमआर मैटरनल मर्टिलिटी रेटियो जो होता है ये आपका 97 पे आ गया है। एमएमआर का मतलब होता है, एमएमआर यानी कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर एक निश्चित समय अवधि के दौरान मात्र मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है एमएमआर को। अतः भारत में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 से कम एमएमआर के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया है। और 2030 तक प्रति लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम के एमएमआर सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है भारत। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आज जान लीजिए कि एमएमआर यानी कि मातृ मृत्यु दर में जो है उच्चतम स्तर कौन कौन से हैं? उच्चतम स्तर पर एमएमआर वाले राज्य कौन से हैं? तो पहले स्थान पर असम है, 195 है। फिर दूसरे पे मध्य प्रदेश 173, तीसरे पे उत्तर प्रदेश 167वें नंबर पे है। और 3 निम्नतम अगर जिले आपसे राज्य पूछता है आपसे निम्नतम राज्य, तो नंबर 1 पे केरल है 19, और नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे तेलंगाना। केरल शीर्ष पर है, केरल शीर्ष पर है। अगर पूछा जाए शीर्ष राज्य कौन सा है, शीर्ष राज्य कौन सा है, तो शीर्ष राज्य कौन सा है आपका? केरल। केरल केरल कितना है ये? 19 है। मातृ मृत्यु दर का रेटियो जो है यहाँ पे 19 है। इसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद तेलंगाना है। और सतत विकास में जो है सतत विकास लक्ष्य जो है वो हासिल करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? केरल, महाराष्ट्र,
केरल में 19, महाराष्ट्र में 33, तेलंगाना में 43 43 और आंध्र प्रदेश में 45, तमिलनाडु में 54, झारखंड में 56, गुजरात में आपका 57 और कर्नाटक में 69 इन राज्यों का स्थान है। तो आपसे प्रश्न यहाँ किसी भी तरह से बन सकता है। उच्चतम राज्य दे देगा आपको कि निम्न में से कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे आपका ये 3 राज्य उच्चतम स्तर पर हैं। नंबर 1 पे असम है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश है आपका। और अगर निम्नतम एवं राज्य पूछता है तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे आपका केरल है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे तेलंगाना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आगे सुपरफास्ट स्टडी में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कौन सा खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है ई कॉइन, ऑप्शन बी ई मनी, ऑप्शन सी ई लक्ष्मी और ऑप्शन डी ई रूपी। तो यहाँ पे हम आपको कुछ चर्चा कर लेते हैं कि खुदरा ई रुपये की लॉन्चिंग 1 दिसंबर 2022 को की गई और पहले चरण में 4 शहर आपके मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर जो है इसमें शामिल है। पहले चरण में कौन कौन से हैं इसमें? आपका मुंबई है, मुंबई दिल्ली, तीसरा बेंगलुरु है आपका और चौथा है आपका भुवनेश्वर। ये 4 शहर जो है पहले इस सूची में शामिल किए गए हैं। तो पहले चरण में इन 4 शहरों में ये सुविधा जो उपलब्ध कराई जाएगी। इन 4 शहरों में जो है सबसे पहले ये सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जाएंगी है, खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया जाएगा। जल्दी से ऑप्शन बताइए, क्या ऑप्शन होगा आपका? जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ई रूपी। हाँ, हाल ही में आरबीआई ने कौन सा खुदरा डिजिटल रुपए लॉन्च किया है? तो ई रूपी है, ई रूपी। अब क्या है इसकी विशेषता है, डिजिटल पेमेंट वॉलेट में भी सेव किया जा सकेगा, यानी कि आप डिजिटल वॉलेट से भी पेमेंट कर सकेंगे। दूसरे चरण में क्या है? दूसरे चरण में 9 शहर जोड़े जाएंगे, अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला। तो दूसरे चरण में कौन से शहर जोड़े जाएंगे? अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला, इनको दूसरे चरण में जोड़ा जाएगा। पहले चरण के लिए चयनित बैंक आपके एसबीआई, आईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये बैंक जो है इसमें चुने गए हैं। कौन से? एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक। तो पहले चरण में कौन से बैंक होंगे हमारे? एसबीआई, यस बैंक, आईसीआईसीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये बैंक जो है पहले चरण में शामिल किए गए हैं। शामिल किया गया है। तो डिजिटल रुपये के फायदे क्या होंगे? ये इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। नंबर 2, कैश गिरने या चोरी होने से आज़ादी मिलेगी। नंबर 3, मोबाइल वॉलेट की तरह काम करेगा, यानी जैसे आप फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह चलाते हैं, इस तरह से ये काम करेगा और ब्लैक मनी पर लगाम कसेगी। नंबर 5, इंटरनेट के बिना पैसे का कर सकेंगे लेन देन, यानी कि बिना इंटरनेट के भी ये काम करेगा। और नंबर 6 है आपका क्यूआर कोड से भी होगा भुगतान। क्यूआर कोड से भी भुगतान होगा और वॉलेट की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इंटरनेट, कोई ज़रूरत नहीं है इंटरनेट की, बिना इंटरनेट के भी आपका यूज़ होगा। तो बहुत ही अच्छी तकनीक है। आगे आपको बताते हैं डिजिटल रुपया किसी कमर्शियल बैंक के नहीं बल्कि आरबीआई की जिम्मेदारी होगी, यानी कि ये जो डिजिटल रुपया लॉन्च किया जा रहा है या किसी बैंक की नहीं बल्कि खुद आरबीआई की जिम्मेदारी होगी। और ई रुपये को, जो ई रूपी को डिजिटल करेंसी तथा
सिक्कों के डिनोमिनेशन में परिवर्तित किया जा सकेगा, यानी कि आप उसको सिक्कों में, यानी कि आप इसको सिक्के या रुपए के अंदर या नोट में जो है परिवर्तित कर सकते हैं। और डिजिटल रुपए का इस्तेमाल बैंक अकाउंट के रूप में भी किया जा सकेगा, यानी कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि डिजिटल रुपए का इस्तेमाल बिना बैंक अकाउंट के भी किया जा सकेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आज का, यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई रूपी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न, आज का अपना 4 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है कि दुनिया की सबसे महंगी दवा हेमजेनिक्स से किस बीमारी का उपचार संभव है? दुनिया की सबसे महंगी दवा हेमजेनिक्स से किस बीमारी का उपचार संभव है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी मंकी पॉक्स। जल्दी से आंसर दीजिए अपना, जल्दी से आंसर दीजिए अपना, क्या आंसर होगा? आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होगा आपका? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जी, हीमोफीलिया यह एक अनुवांशिक बीमारी है। इसके उपचार के लिए हेमजेनिक्स जो दुनिया की सबसे महंगी दवा है, दुनिया की सबसे महंगी दवा, दुनिया की सबसे महंगी दवा है, ये सबसे महंगी दवा है, दुनिया की सबसे महंगी दवा है। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक खुराक की कीमत, इसकी एक खुराक की कीमत कितनी है? $35 है, यानी कि एक खुराक की कीमत कितनी है? 35 लाख प्रति डॉलर, यानी भारतीय रुपए के अनुसार 28.58 करोड़ रुपए, 28.58 करोड़ रुपए। कितनी महंगी है दवाई, देखिए। तो यह क्या है? यह दवा हीमोग्लोबिन बी, HB का मतलब हीमोग्लोबिन बी के लिए पहली जीन थेरेपी है। क्या है? पहली जीन थेरेपी है हीमोग्लोबिन बी के लिए, पहली जीन थेरेपी है हीमोग्लोबिन बी के लिए। अब इससे होता क्या है, इससे फायदा क्या होने वाला है बताते हैं आपको। यह एक अनुवांशिक रोग है और इस दवा वाली यह एक अनुवांशिक रोग है और इस दवा मतलब इस बीमारी के लिए जो है CSL कंपनी है, CSL बेहरिंग एक कंपनी है, इसने ये दवा बनाई है। और इस बीमारी में क्या होता है कि रक्त के थक्के जमने की क्षमता कम हो जाती है शरीर के अंदर, या फिर रक्त के थक्के सामान्य रूप से नहीं बन पाते हैं, या तो जमता नहीं है और या सामान्य रूप से रक्त के थक्के हैं वो नहीं बन पाते हैं। जब भी हमें कहीं चोट लगती है और रक्त बहता है, पर उस पर चोट वाले हिस्से पर रक्त के थक्के बनने लगते हैं, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। ऐसे में अगर रक्त के थक्के सामान्य रूप से ना बन पाए तो जो रक्त होता है, ब्लड होता है, जो ब्लड होता है उसके क्लॉट नहीं बनते, यानी कि खून के थक्के नहीं बनते हैं। तो इसलिए हेमजेनिक्स जो है ये दवाई बनाई गई है। यह क्या करेगी, लीवर में प्रोटीन के लिए एक जीन देकर काम करता है, यानी कि यह क्या करेगा, लीवर के अंदर क्लोटिंग प्रोटीन जो है के लिए एक जीन बनाएगा। और उस जीन से क्या है कि जिसके बाद मरीज इसे अपने दम पर पैदा कर सकेगा, यानी कि ये मानव के शरीर में, मानव की बॉडी के अंदर एक जीन उत्पन्न कर देगा जो मानव के खुद के ऊपर जो है डिपेंड होगा, वो अपना खान पान या अपने आप को किस तरह से मेंटेन करता है, तो वो अपने दम पर खुद ही इसको पैदा कर सकेगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दुनिया की सबसे महंगी जगह हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा, और ये हीमोफीलिया बीमारी के लिए जो है बनाई गई है। एक खुराक $35 लगभग 28.58 करोड़ रुपए भारतीय रुपए के बराबर है। और यह है हीमोग्लोबिन बी की पहली जीन थेरेपी है।
और यह क्या है, हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है। और इसे किस कंपनी ने बनाया है, तो ये CSL बेहरिंग कंपनी ने जो है इसको बनाया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अगला सुपरफास्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में लुसोफोन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, ये बहुत चर्चा में है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आसाम। ऑप्शन डी आसाम, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, ए इज द राइट आंसर, गोवा। गोवा में मनाया गया, गोवा में मनाया गया। ये कब मनाया गया? 3 से 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये 3 से 6 दिसंबर को गोवा में आयोजित किया जाएगा। अब गोवा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि गोवा का स्थापना कब है। तो 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है हाल ही में? प्रमोद सावंत हैं। और राज्यपाल कौन है गोवा के? एस श्रीधरन पिल्लई हैं। और राज्य की भाषा क्या है? कोंकणी है, कोंकणी भाषा है। और भारत का सबसे छोटा राज्य है। और इम्पोर्टेंट, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य और भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी गोवा में है। तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य और भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये भी गोवा में है, गोवा में है। तो गोवा से इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमने आपको दी है। चलिए, कैसी लग रही है आपको ये क्लास? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में सेबी द्वारा BSE का मुख्य कार्यपालक CEO अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुंदर रमन राममूर्ति को, माधवपुरी को, और आशीष कुमार चौहान को, और कृष्णा रामचंद्रन को। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसको नियुक्त किया गया हाल ही में? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 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 सुंदर रमन राममूर्ति को जो है हाल ही में सेबी के BSE का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि इनसे पहले पूर्व CEO आशीष कुमार चौहान जो है BSE के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे। और इनको जो है नेशनल स्टॉक NSE का प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में कार्यभार अभी सौंपा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा आपका सही आंसर? जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में भारत के साथ भारतीय परिवहन क्षेत्र के निवास पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लास को लाइक कीजिए भाई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कैसी लग रही है आपकी क्लास, बताइए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है हमारा आज का। हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किस प्लेटफॉर्म मंच ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल का पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए ई कुंभ, ऑप्शन नंबर बी दिशा, ऑप्शन नंबर सी घर, और ऑप्शन नंबर डी मंथन। कहाँ पे हुआ है? 29 नवंबर को मुंबई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? 29 नवंबर को मुंबई में हुआ है। बताइए आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मंथन। हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में जो है सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल का पुरस्कार किसे दिया गया है? मंथन को दिया गया है। और ये कहाँ? मुंबई में 29 नवंबर को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का प्रश्न नंबर 9 है हमारा। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह में प्रारंभ हुआ है? G20, जी हाँ, G20 का बताइए। ऑप्शन नंबर ए 16वां, ऑप्शन नंबर 17वां, ऑप्शन नंबर 18वां, ऑप्शन नंबर डी 19वां। आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए। तो कौन सा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी 18वां। कौन सा हुआ है? 18वां। G20 का शिखर सम्मेलन कौन सा हुआ? 18वां। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न।
हाल ही में भारत की तरफ से यूएनएससी की मासिक अध्यक्ष की जो अध्यक्षता जो है किसने की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी एस जयशंकर और ऑप्शन डी टी एस मूर्ति। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और यह है भारत का 10वां कार्यकाल है। अब तक भारत 9 बार जो है इसकी अध्यक्षता कर चुका है या अध्यक्ष रह चुका है। पहली बार जून 1950 को, पहली बार जून 1950 को भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, और नवंबर 2012 में इसका अध्यक्ष भी बना था। अभी हाल ही में 9वीं बार जो बना था वो नवंबर 2012 में बना था, और 10वीं बार हाल ही में जो है बना है, 10वीं बार हाल ही में बना है। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा आपका? राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर क्या होगा आपका? तो राइट आंसर आपका होगा नरेंद्र मोदी। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी। और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो यूएनएससी की अध्यक्षता करेंगे। और पहली बार कब हुआ था ये? पहली बार भारत कब बना था यूएनएससी का अध्यक्ष? तो ये बना था पहली बार जून 1950 में, जून 1950 में बना था पहली बार, और 9वीं बार 2012 में बना था, और अभी हाल ही में जो है यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले कौन था? तो रूस, इससे पहले यूएनएससी का अध्यक्ष कौन था? रूस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो बताइए कैसी लगी आपको आज की हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही मज़ेदार क्लास के लिए। तो कल फिर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे ऐसे ही टॉप सुपर 10 क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।